हेलो दोस्तों। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे यहाँ पे देखिए 10 अगस्त है। ये गलती से 9 अगस्त लिखा गया है। ये 10 अगस्त 2021 का करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स है, ठीक है। तो ये टॉपिक हम अंदर देख ही लेंगे। देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। तो जीएस पेपर 1 से आज भी भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी जो महत्वपूर्ण भूभौतिक घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान, ठीक है। तो अरब सागर में चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। जैसे कि ये इंडिया है हमारा, यहाँ पे हमारा अरब सागर है, ठीक है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और नीचे क्या है, हिंद महासागर है, ठीक है। तो जो अरब सागर है वहाँ पे जो है जो चक्रवात की आवृत्ति है उसमें जो है तीव्रता देखी गई है, और उसके अपोजिट जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ के चक्रवातों की आवृत्ति में जो क्या है, अपेक्षाकृत कमी देखी गई है, ठीक है। प्रमुख बदलाव देख लेते हैं इसमें क्या हुए हैं। तो जो 2001 से 2019 के जो मध्य जो अरब सागर है हमारा, ठीक है, ये लेफ्ट में जो है मतलब मुंबई और इनके आसपास जो है अरब सागर है, उसके ऊपर विकसित होने वाले जितने भी चक्रवात है उनकी आवृत्ति में 52% की जो है वृद्धि देखी गई है। और इसी दौरान जो बंगाल की खाड़ी है उसमें 8% की जो है कमी देखी गई है, ठीक है। पिछले 2 दशकों में मतलब 20 सालों में अरब सागर में आने वाले जो भीषण चक्रवात है उनकी संख्या में 150% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। संख्या की बात हो रही है यहाँ पे, और ये ऊपर जो है टोटल परसेंटेज की बात हो रही थी, ठीक है। इसके लिए जिम्मेदार अगर हम कारक की बात देखें तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हमने जनवरी की करंट अफेयर में पढ़ा था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, पिछली शताब्दी के दौरान जो अरब सागर था उसका जो सतह का जो उसकी सरफेस का टेम्परेचर है उसमें तेज़ी से वृद्धि हुई, ठीक है। जिससे क्या वो वर्तमान में जो अरब सागर का सतही तापमान है, सतह का तापमान है, वो 4 दशक पहले के तापमान से 2 से 1.4 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो गया, ठीक है। उसके अलावा यह अधिक गर्म तापमान जो संवहन प्रक्रिया है उसमें तीव्रता, भारी वर्षा, तीव्र चक्रवातों, इसके निर्माण में जो है सहायक हो रही है, ठीक है। उसके अलावा जो तापमान है मतलब मुंबई वगैरह में आप देख रहे हैं जैसे बाढ़ आ रखी है एमपी में, राजस्थान में, और उसके अलावा जो हमारे इधर के जितने भी जो नॉर्थ के क्या बोलते हैं, वेस्ट नॉर्थ के जितने भी वो हैं स्टेट्स हैं उसमें आ रखी है, यूपी में आ रखी है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है इनमें काफ़ी जगह बाढ़ आ रखी है। और उसके अलावा देखिए तापमान में होने वाली वृद्धि से अरब सागर में विकसित होने वाले जितने भी चक्रवात हैं उनकी तीव्रता के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आपूर्ति हो रही है, ठीक है। उसके अलावा जो अरब सागर है वो चक्रवातों के अनुकूल जो विंड शेयर होता है वो भी प्रदान करता है। शेयर क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स होता है। मतलब जैसे कि आप अगर मान लीजिए कोई दीवार है, ठीक है, उसको अगर धक्का दे रहे हैं तो वो भी एक तरह का शेयर होता है, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स होता है जो किसी भी चीज़ को अनबैलेंस कर देता है। एग्जाम्पल के लिए उच्च स्तरीय जो पूर्वी पवनें हैं हमारी, उसकी वजह से जो चक्रवात है वो ओखी, उसका निम्न दाब क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर सरक गया है। मतलब जो ये था चक्रवात ओखी था, इसकी वजह से जो हमारा निम्न दाब क्षेत्र था वो हमारा पूर्व से मतलब पश्चिम की ओर बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर जो है सरक गया था। वर्तमान में अगर हम चिंता का विषय देखें तो जो यदि यह प्रवृत्ति वर्षों तक जारी रही, काफ़ी सालों तक मतलब जारी रही, तो इससे भारत के जो पश्चिमी तट है उन पर आपदाओं में वृद्धि का जोखिम होगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए चक्रवातों का निर्माण किस प्रकार होता है, तो उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं जैसे कि जो भारत में भी है उसमें समुद्री जल के जो ऊपर होता है वो चक्रवातों का निर्माण होता रहता है, ठीक है। इन क्षेत्र में क्या होता है, जो हमारी सनरेज होती है, सूर्य की किरणें होती हैं, उनकी मात्रा सर्वाधिक होती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो स्थलीय और जलीय भाग होते हैं उनकी ऊपरी सतह गर्म होती है। जो महासागर है उनकी ऊपर की सतह क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, ठीक है। सतह के गर्म होने के कारण क्या होता है, समुद्र के ऊपर स्थित जो उष्ण आर्द्र वायु होती है, उष्ण मतलब जो गर्म और जो आर्द्र वायु कौन सी होती है, जिसमें पानी की नमी होती है हवा में, उसमें ऊपर की ओर उठने लगती है, ठीक है। ऊपर की ओर वो जाने लगती है अपने साथ जो नमी होती है उसको लेकर ऊपर की ओर जाने लगती है। जिसके बाद क्या होता है, इस स्थान को भरने के लिए तेज़ी से झपट्टा मारकर जो हवा होती है वो आती है। मतलब जब जो गर्म हवा पानी के साथ ऊपर की तरफ उठ जाएगी तो जहाँ पे वो स्थान रिक्त होगा वहाँ पे जो हवा होती है वो तेज़ी से आती है यहाँ पे, ठीक है। फिर ये भी गर्म होकर ऊपर की ओर उठ जाती है। इससे ये चक्र एक तरह का निर्माण हो जाता है। मतलब आई यहाँ पे गर्म हुई ऊपर उठ गई, आई गर्म हुई ऊपर उठ गई, ठीक है। उसके अलावा देखिए जो वायु चक्रण निर्मित होने के कारण होता क्या है, तो अगर वायु के प्रवाह की हम बात करें तो वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब इसकी ओर जो है प्रवाहित करता है, ठीक है। उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण ठंडे क्षेत्र में होता है। जितने भी मतलब ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हाई जो है प्रेशर जो है डेवलप होता है, जबकि जो निम्न दाब होता है उसकी स्थिति कहाँ पे होती है, जो उष्ण कटिबंधीय ऊपर हमने देखा था उष्ण या गर्म क्षेत्रों में ये होती है, ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जो मतलब जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल है उसमें सौर प्रकाश की मात्रा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी कम होती है, ठीक है। हमारे साउथ और नॉर्थ और जो साउथ पोल है अर्थ के, वहाँ पे जो है मतलब ऊष्मा की मात्रा कम होती है, ठीक है। अतः ये सामान्यतः उच्च दाब के क्षेत्र होंगे नॉर्थ और साउथ पोल। इसलिए वायु का संचरण प्राय
ध्रुवीय क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ओर होता है, ठीक है। मतलब इसी की वजह से जो हवा होती है वो हमारे जो नॉर्थ और साउथ पोल है यहाँ से उष्ण कटिबंधीय की ओर जो है हवा जो है बहती है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो पृथ्वी की गति अपनी भूमिका अदा करती है, जो मतलब उसकी जो गति है, पृथ्वी की गति हो रही है, ठीक है, कहाँ से कहाँ हो रही है, तो वेस्ट से हमारे ईस्ट से हमारी वेस्ट की तरफ हो रही है, ठीक है, गति जो पृथ्वी की है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, ठीक है। मतलब हाँ, जो पश्चिम है उससे पूर्व की ओर होती है। मतलब जैसे कि मैं एक बार उड़ीसा गया था, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो जो सूर्य होता है वो ऑलमोस्ट 5 बजे सुबह, 5 से 5:30 के बीच में निकल जाता है, ठीक है। उसके अपोजिट में मैं एक बार जो है गुजरात भी गया था, तो वहाँ पे जो सूरज है वो सुबह 7 बजे के बाद ही निकलता है, ठीक है, 7 बजे के आसपास निकलता है मतलब, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है पश्चिम से पूर्व की ओर इसी जो है गति होती है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर परिक्रमण करने की वजह से जो है दोनों ध्रुवों की ओर बहने वाली जो हवा होती है उसका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो है विक्षेपण होता रहता है, ठीक है। क्योंकि गोलाकार होने के कारण पृथ्वी के जो घूर्णन की गति है वो ध्रुवों की तुलना में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक होती है। मतलब वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर तो छोटा सा पार्ट होगा, अगर ये मान लीजिए अर्थ है हमारी, तो ऊपर जो है कम धूप लगेगी, यहाँ पे कम पार्ट होता है, ठीक है, ऊपर और नीचे। और बीच वाले एरिया में क्या होता है, जो ज़्यादा वो होती है, घूर्णन होता है वो ज़्यादा होता है बीच वाले उसमें एरिया में, ठीक है। आर्कटिक क्षेत्र से आने वाली जो हवा होती है वो दाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, ठीक है। दाईं मतलब राइट हैंड साइड पे जो है विक्षेपित होती है, और अंटार्कटिक क्षेत्र से चलने वाली जो हवा होती है वो बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। मतलब लेफ्ट साइड में जो आर्कटिक आ रही है वो राइट साइड पे, और जो अंटार्कटिक से आती है वो हमारे लेफ्ट साइड में विक्षेपित होती चली जाती है, ठीक है। इस प्रकार पहले से ही जो निश्चित दिशाएं हैं उनमें प्रवाहित हो रही जो वायु है, जब किसी गर्म स्थान पर पहुँचती है, मतलब जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पे पहुँचेगी, तो उसके बाद जो है ऊपर उठती चली जाती है, ठीक है। तो रिक्त स्थान को भरने के लिए ठंडी हवा केंद्र की ओर आकर्षित होती है, ठीक है। केंद्र की ओर बढ़ते समय ठंडी हवा जो है विक्षेपित होती रहती है, जिसके परिणामस्वरूप वायु संचरण में परिवलन होने लगता है और प्रक्रिया चक्रवात के स्थल से टकराने तक जारी रहती है, ठीक है। तो मतलब इसका सिंपल सा ही फॉर्मेट है, जो है जब गर्म होकर ऊपर चल जाते हैं तो ठंडी हवा जो ऊपर से आ रही है वो फटाक से यहाँ पे आ जाती है, जिसकी वजह से जो चक्रवात है उसका निर्माण होता है। अगर ये प्रक्रिया तेज हो जाती है तो चक्रवात के स्थल से टकराने के बाद होता क्या है, तो जो चक्रवात होता है वो स्थलीय क्षेत्रों पर पहुँचने के बाद जो है बिखर कर समाप्त हो जाता है। मतलब स्थलीय क्षेत्र क्या होता है, उबड़ खाबड़ होते हैं, तो वहाँ पे जो है चक्रवात जाता है तो उनसे टकराकर धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है, क्योंकि उष्ण जल जो उसके संपर्क में आने के कारण वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और ठंडी वायु के रिक्त स्थान बनाती है, किंतु स्थल पर इसका क्या होता है, अभाव होता है, ठीक है। इसके अलावा ऊपर उठने वाली आर्द्र हवा से बादलों का निर्माण होता है, जिससे चक्रवात के दौरान तेज हवाओं के साथ तीव्र बारिश भी होती चली जाती है, ठीक है। उसके अलावा देखिए जीएस पेपर 2 से अगला, द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले जो कारक है, ठीक है। समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत का 5 सूत्रीय एजेंडा। तो इसका संदर्भ देख लेते हैं, संदर्भ क्या है, तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी जी है उनके द्वारा जो एनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी, इस विषय पर जो है जो यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें एक खुली बहस की अध्यक्षता की गई, ठीक है। इसके बाद जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो यूएनएससी है उसके द्वारा समुद्री सुरक्षा पर भारत के अध्यक्षीय जो वक्तव्य है उनको पारित किया गया, ठीक है। मतलब अभी भारत जो है इसकी अध्यक्षता कर रहा है यूएनएससी की। तो समुद्री क्षेत्र में जो वर्तमान चुनौतियों के अगर हम देखें तो समुद्री मार्गों का जो समुद्री डकैत होते हैं और आतंकवाद होते हैं उनके लिए दुरुपयोग किया जाता है, ठीक है। और जैसे कि हमारे यहाँ साउथ चाइना सी में, इंडोनेशिया वगैरह में जो देखते हैं हम, समुद्री डकैत काफ़ी देखने के लिए आते हैं, ठीक है। कई देशों के मध्य समुद्री विवाद जारी है और जलवायु परिवर्तन भी समुद्री क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा निर्धारित 5 सूत्रीय अब एजेंडे के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले 5 सूत्र जो है दिए गए हैं। सबसे पहले वैध समुद्री व्यापार की बाधाओं को दूर करना, ठीक है, जो वैलिडिटी होती है उनमें जो बाधाएं आती है उसकी वजह से उसको दूर करना। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जो है समुद्री विवाद का शांतिपूर्ण समाधान हो देशों के बीच। उसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं और जो नॉन स्टेट एक्टर होते हैं उनसे होने वाले खतरे का मुकाबला करना, ठीक है, आतंकवादी वगैरह, तो इनके द्वारा जो भी वो होते हैं खतरे होते हैं उनको मुकाबला करना। समुद्री संसाधनों का जो है संरक्षण किया जाए। उत्तरदायित्व पूर्ण समुद्री संपर्क को बढ़ावा देना, ठीक है, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपस में देशों में ली जाए एक दूसरे के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत के प्रयास अगर हम देखें तो क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, अर्थात जो सागर आपने जो सुनी है उसको लागू किया जाए। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल टाइम इन रीजन सागर परियोजना 2008 से जो है भारतीय नौसेना द्वारा जो हिंद महासागर है उसमें समुद्री डकैत का मुकाबला करने के लिए गश्त जारी है, ठीक है। उसके अलावा जो वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है ये भी भारत का एक प्रयास है।
तो मेनली जैसे आप इनके नाम तो याद रखिएगा, ये समुद्री प्रयास हैं, सागर हो गया है ना, और वाइप शिपिंग इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर हो गया, ठीक है। उसके अलावा कई देशों से में जो है जल सर्वेक्षण और समुद्री सुरक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण हेतु सहायता की जा रही। भारत का डीप ओशन मिशन, ठीक है। ये 3 जो है याद रखिएगा, इनकेस अगर कोई आ जाता है मेंस में लिखने के लिए तो ये 3 आप जो है वहाँ पे सीधा चिपका सकते हैं। उसके अलावा देखिए जो हमारा अगली यूनिट भी जीएस पेपर 2 से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मंच, उनकी संरचना और अधिदेश। UNCLOC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ठीक है, जो समुद्र के लॉ हैं। संदर्भ क्या है, तो चीन द्वारा जो उत्पन्न रुकावटें हैं उनको हटाते हुए हाल ही में जो है जो भारत की अध्यक्षता में जो UNSC है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके एक अभूतपूर्व स्तर के दौरान जो UNCLOS है उसमें जो है प्रमुखता पर जो है प्रकाश डाला, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज है, इस संबंध में जो फ्रेमवर्क है उसको शामिल करते हुए एक कॉन्सेप्ट नोट, ठीक है, कॉन्सेप्ट नोट है, उसमें भी इसे वितरित किया गया था। अब इसके जो है महत्व देख लेते हैं। तो जो UNSC है उसके अध्यक्षीय वक्तव्य के अनुसार जो UN क्लॉज है उसको समुद्री क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों का मुकाबला करने सहित महासागरों में की जाने वाली जो गतिविधियां उस पर लागू होने वाला एक कानूनी ढांचा है, ये जो UN क्लॉज है। उसके अलावा जो यह फ्रेमवर्क है वो समुद्री सुरक्षा के लिए होने वाले जो खतरे हैं उनका मुकाबला करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय सहयोग है उसको बढ़ाने के लिए महत्व पर यह प्रकाश डालता है, UN क्लॉज। इसके तहत इस संबंध में क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठन जो है और विभिन्न देश जो है उनके द्वारा प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा ये हमारे जो समुद्री वो होते हैं उनको जो है सिक्योरिटी देता है UN क्लॉज जो है। साथ ही जो UNSC है उसमें समुद्री सुरक्षा पर पहली एकल जो है चर्चा की गई थी इसके अंतर्गत। अब इसके लिए चीन की प्रतिक्रिया जो है वो देख लेते हैं। चीन ने जो है जो भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव है उसके ऊपर, उसमें जो UN क्लॉज है उसकी प्रधानता को स्वीकार करने के लिए कूटनीति रूप में हामी भर दी है, मतलब एक तरह से फॉर्मेलिटी कर दे कि हाँ हम इसके साथ हैं। उसके अलावा दक्षिण चीन जो सागर है, साउथ चाइना सी है, और पूर्वी चीन सागर है, उसमें चीन की जो आक्रामक कार्रवाई है, मतलब द्वीप वगैरह को हड़प लेता है, तो इस टाइप की द्वीप निर्माण, उसके मछली पकड़ने वाली जो मिलिशिया द्वारा देशों को धमकाना अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक विषय रहा है इसके अंदर। हालांकि 2016 में जो UN क्लॉज है उसके तहत जो स्थायी मध्यस्थता अदालत है उसके द्वारा फैसला सुनाते हुए जो दक्षिण चीन सागर है उसमें चीन की गतिविधियों को अवैध बताया गया था, ठीक है, 2016 में। फिर भी बीजिंग द्वारा बिना किसी भय के अपनी कार्रवाई की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है, ठीक है। UN क्लॉज के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 1992 में जो है UN द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस कानून को जो है अपनाया गया था, किंतु 1994 में ये प्रभाव में आया, 1994 में, ठीक है। उसके अलावा UN क्लॉज के द्वारा जो टेरिटोरियल सी है, प्रादेशिक सागर है, और जो कंटिग्युअस जोन है, सन्निहित क्षेत्र, महाद्वीपीय शेल्फ और जो हाई सीज, खुले सागर में मत्स्य एवं जीवित संसाधनों के संरक्षण से संबंधित अप्रैल 1958 में हस्ताक्षरित 4 जो जिनेवा संधियाँ थी उनको प्रतिस्थापित किया गया था, उनकी जगह इसको लाया गया था, ठीक है। उसके अलावा वर्तमान में जो यह संधि है वो जहाजी और समुद्री गतिविधियों के लिए एक कानूनी ढांचा बन गया है। उसके अलावा जो है जो लॉज ऑफ सीज है उसके रूप में भी इसे जाना जाता है, लॉज ऑफ सीज को UN क्लॉज के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और यह समुद्री क्षेत्र को 5 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है। कौन से आंतरिक जल, प्रादेशिक सागर, सन्निहित क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक जो क्षेत्र है, और खुला सागर, ठीक है। ये आपके पास अगर जो ज्योग्राफी की एक बुक है ना, महेश कुमार बर्णवाल, उसके अंदर इनकी डेफिनेशन काफ़ी अच्छे से दे रखी है, ठीक है, आपके पास हो तो उसमें देख लेना। उसके अलावा जो UN क्लॉज है वो समुद्री क्षेत्र में किसी देश के अधिकतर जो क्षेत्र होते हैं हेतु एक रूपरेखा निर्धारित करने वाला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, मतलब कौन से एरिया में कितना समुद्र आ रहा है ये UN क्लॉज के द्वारा बताया जाता है, ठीक है। इसके तहत जो विभिन्न समुद्री क्षेत्र है उसके लिए अलग अलग कानूनी दर्जा प्रदान किया गया है। उसके बाद देखिए जो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर 3 संस्थान गठित किए गए। कौन से इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉज ऑफ सी, इंटरनेशनल सीब्ड अथॉरिटी, कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कंटिनेंटल शेल्फ, ठीक है, हिंदी में देख लीजिए, समुद्री कानून के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, अंतर्राष्ट्रीय सागर नितल प्राधिकरण, महाद्वीपीय शेल्फ सीमा आयोग, ठीक है। ये सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर 3 गठित जो संस्थान है। उसके बाद GS पेपर 3 से आप यूनिट देख ही रहे हैं, तो राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, ताड़ तेल, ठीक है, जिसे क्या कहा गया, जो नेशनल मिशन ऑन द एडिबल, मतलब खाने योग्य ऑयल पाम। तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री द्वारा उन्होंने जो कृषि आय बढ़ाने में जो सहायता करने के लिए ताड़ के तेल उत्पादन पर
नई राष्ट्रीय पहल की घोषणा की है, ठीक है। ताड़ का तेल क्या है, ऑयल, पाम ऑयल, ठीक है, पाम ऑयल होता है। इस योजना के अंतर्गत जो है 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, तो खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता प्रदान करना। खाद्य मतलब जो खाने योग्य तेल होते हैं। महंगे ताड़ के तेल जो आयात है उससे प्रभावित होने वाली जो घरेलू खाद्य तेल की कीमत है उस पर नियंत्रण लाना। मतलब आप देखेंगे ऑयल वगैरह काफ़ी महंगे हो रहे हैं आज के टाइम में, तो उसको जो है कंट्रोल में लाना। 2025-26 तक जो ताड़ के तेल है उसका घरेलू उत्पादन 3 गुना बढ़ाना और 11 लाख मीट्रिक टन तक इसे कर देना। अब इसके प्रमुख बिंदु क्या है योजना के, तो इस योजना के तहत जो अनुकूल मौसम की स्थिति के कारण भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, ठीक है, उत्तर और पूर्वी मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये नॉर्थ और यहाँ पे हमारा ईस्ट है, ठीक है, यहाँ के जितने भी राज्य हैं नेपाल के नीचे हैं, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। इस योजना के तहत जो ताड़ होता है वो तेल किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, मतलब पैसे वगैरह से सहायता दी जाएगी। कीमत एवं व्यवहार्यता स्तूर के तहत किसानों परिश्रमिक प्राप्त होगा, मतलब जो उनका मेहनताना होता है वो उन्हें दिया जाएगा। इसके लाभ और महत्व क्या होंगे योजना के, तो इस योजना से जो तिलहन और ताड़ है उसके तेल उत्पादन को प्रोत्साहन और खाद्य तेलों के आयात पर जो है निर्भरता कम होने तथा बाजार में जो किसान है उसको अधिक नकद राशि प्राप्त होने की संभावना है, ठीक है। इस प्रकार की योजनाओं की आवश्यकता क्यों है, तो भारत जो है वनस्पति तेल का विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ठीक है, कंज्यूमर है। तो याद रखिएगा सबसे बड़ा तेल का कंज्यूमर कौन है, तो इंडिया है। ताड़ के तेल का आयात जो है भारत के कुल वनस्पति तेल आयात का लगभग 60% क्या है, पाम ऑयल की जो है आयात करता है। उसके अलावा 2016 से 17 में जो है भारत में जो ताड़ का तेल है उसकी कुल घरेलू खपत जो है 9.3 मिलियन मीट्रिक टन थी, जिसमें से जो 98% जो ताड़ का तेल है वो मलेशिया और इंडोनेशिया, ठीक है, हमारे मतलब पड़ोसी देश है मलेशिया इंडोनेशिया, उनसे आयात किया जाता था। अर्थात भारत में इसकी जो आवश्यकता है उसका केवल 1.027% ही उत्पादन होता है, बाकी सब हम क्या करते हैं, इंपोर्ट या फिर आयात करते हैं। इसके अलावा भारत में जो 94.1% ताड़ के तेल है उसका उपयोग खाद्य उत्पादों खासकर खाना पकाने के प्रयोजन के लिए यूज़ किया जाता है। इससे जो है ताड़ का तेल भारत की खाद्य तेल अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। अब पाम ऑयल देख लेते हैं, तो ताड़ का जो तेल है वो वर्तमान में दुनिया का सबसे अधिक खपत होने वाला वनस्पति का तेल है। इसका जो है डिटर्जेंट, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन और जैव ईंधन इसके उत्पादन में बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो ताड़ के तेल के शीर्ष उपभोक्ता कौन से हैं, भारत, चीन और EU यूरोपियन जो यूनियन है, इसके अंदर काफ़ी सारे देश आते हैं। तो अगली यूनिट क्या है, GS पेपर 3 से है, नासा का परसिवरेंस रोवर। तो जो नासा परसिवरेंस रोवर है उसके द्वारा जो मंगल ग्रह है उसके जेजेरो क्रेटर इसका अन्वेषण किया जाए। क्रेटर मतलब एक तरह के गड्ढे होते हैं, ठीक है। तो और साथ ही यह ग्रह की सतह से चट्टानों का पहला नमूना एकत्र करने का प्रयास कर रहा है। यद्यपि जो परसिवरेंस रोवर है अपने पहले प्रयास के दौरान चट्टानों का कोई नमूना एकत्र करने में जो है विफल रहा था। अब इसके बारे में देख लीजिए, तो इसको जो है जुलाई 2020 में जो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस या फिर एटलस V से लॉन्च किया गया था। मिशन का महत्व क्या है, तो जो परसिवरेंस रोवर है वो मॉक्सी अर्थात मार्स ऑक्सीजन ISRU एक्सपेरिमेंट इस नाम के एक विशेष उपकरण इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, जो क्या करेगा, मंगल ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मतलब जो है समृद्ध वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके, मतलब उसका यूज़ करेगा CO2 का, पहली बार जो आणविक ऑक्सीजन है उसका निर्माण करेगा, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन लेने के लिए जो है वहाँ पे निर्माण करेगा। IS क्या होता है, इन सेटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब जो साइट होता है वहाँ पे जो भी हमें रिसोर्स मिले तो उनका यूज़ करके ऑक्सीजन को बनाना और स्थानिक संसाधनों का उपयोग करना। इस मिशन पर क्या होगा, एक इंजैयूटी नामक एक हेलीकॉप्टर भी भेजा गया है। यह जो मंगल ग्रह है उस पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर होगा। क्या नाम है, इंजैयूटी, ठीक है, याद रखिएगा, पहला हेलीकॉप्टर है ये उड़ान भरने वाला है। यह मिशन जो पृथ्वी पर परिष्कृत जो प्रयोगशाला है उसमें विश्लेषण करने हेतु मंगल ग्रह से चट्टान के नमूनों को लाने का पहला नियोजित प्रयास है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, मंगल ग्रह पर जो प्राचीन सूक्ष्मजीवी जो जीवन है उसके खगोलीय साक्ष्यों की खोज तथा वर्तमान या अतीत के जीवन संकेतों की खोज करना। मतलब वो पहाड़ वगैरह से लाएंगे तो उसको देखेंगे कि उसमें कौन से जीवाश्म ईंधन है और किस तरह के जीव जो है जीवों से मिलकर वो बना होगा। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य मिशन के, तो प्राचीन सूक्ष्मजीवीय जीवन के खगोलीय साक्ष्यों की खोज करेगा। उसके अलावा वापसी में जो पृथ्वी पर लाने के लिए चट्टानों और जो रेगोलिथ है उनके नमूने एकत्र करेगा, ठीक है। मंगल ग्रह पर एक प्रयोगात्मक हेलीकॉप्टर उतारा जाएगा, ठीक है, जिसका नाम अभी हमने देखा था ये इंजैयूटी, ठीक है। उसके अलावा मंगल ग्रह की जो जलवायु और भूवैज्ञानिकों का अध्ययन करेगा।
भविष्य के मंगल मिशनों के लिए प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करेगा। ठीक है, मंगल ग्रह के बारे में हालिया रुचि का कारण क्या है? तो मंगल ग्रह जो है पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक जो है स्थित है, 200 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है, और यह एक ऐसा ग्रह है जिस पर मनुष्य भ्रमण करने या अधिक समय तक रहने की इच्छा कर सकता है। ठीक है, मतलब एक तरह से क्या वो ट्विन सिस्टर बोलते हैं मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह पर अतीत में बहता हुआ पानी और वातावरण होने के साक्ष्य मिले हैं। संभवतः इस ग्रह पर कभी जीवन के लिए उपयुक्त स्थितियाँ भी मौजूद होंगी। ठीक है, यह ग्रह व्यावसायिक यात्रा के लिए भी उपयुक्त हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो है जीएस पेपर 3 से ही है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो संदर्भ क्या है? हाल ही में जो ब्रिटेन है उसके जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा जो भगोड़ा हीरा व्यापारी जो नीरव मोदी है जिसको पकड़ा गया मानसिक स्वास्थ्य और मानवाधिकारों के आधार पर जो भारतीय अदालत है उसके समक्ष धोखाधड़ी और जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है उसके आरोपों का सामना करने हेतु भारत को जो है प्रत्यर्पण करने के पक्ष में जारी एक मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी। ठीक है, मतलब भारत उसे मांग रहा है कि यहाँ भारत भेजा जाए, पर वो मतलब वहाँ पे ही अपील कर रहे हैं कि वहाँ पे मतलब उनको जो है यहाँ पे ना भेजा जाए। ठीक है, अप्रैल 2020 में यूके के जो गृह मंत्री द्वारा जो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के 13,758 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में संबंधित जो हीरा व्यापारी है नीरव मोदी, उसको भारत के लिए प्रत्यर्पण को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, मतलब यहाँ पे देने के लिए मंजूरी दी गई थी। प्रत्यर्पण को मंजूरी 2 महीने पहले लंदन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले के बाद ही दी गई थी। ठीक है, जिसमें कोर्ट ने क्या कहा था कि प्रथम दृष्टया नीरव मोदी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला बनता है। ठीक है, भगोड़ा आर्थिक जो अपराधी है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो दिसंबर 2019 में एक विशेष अदालत द्वारा जो प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है ईडी है उसकी याचिका पर हीरा कारोबारी नीरव मोदी को पीएनबी के 2 बिलियन की धोखाधड़ी मामले में एक भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ये टेबल वगैरह आपने पहले अगर न्यूज़ पढ़ी होगी तो ये टेबल आपने पहले काफ़ी बार देखी होगी, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। भगोड़ा आर्थिक अपराधी की परिभाषा क्या है, परिभाषा देख लेते हैं। तो कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ कम से कम 100 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक के आर्थिक जो अपराध होते हैं उसमें शामिल होने के कारण गिरफ्तार वारंट जारी हो चुका हो और जो कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए बाहर से भाग गया है, ऐसे व्यक्ति को अपराधी माना जाता है। ठीक है, प्रक्रिया देख लेते हैं कैसे हुई। तो मनी लॉन्ड्रिंग आपको पता ही होगा, धन शोधन की विधि बेसिक इकोनॉमी में अपना पढ़ा ही होगा। तो जांच एजेंसी द्वारा जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत विशेष अदालत में एक आवेदन दायर किया जाता है। ठीक है, इस आवेदन में जो जब्त की जाने वाली जो संपत्ति होती है, जो भगोड़े व्यक्ति की संपत्ति होती है, वो व्यक्ति के ठिकाने से संबंधित अन्य जानकारी का उसमें विवरण होता है। इसके बाद जो विशेष न्यायालय है उसके द्वारा उस व्यक्ति को एक निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा जाता है। ठीक है, उपस्थित होने के लिए नोटिस के जारी होने से कम 6 सप्ताह तक उसके बाद की तारीख निर्धारित की जाती है। ठीक है, यदि वह व्यक्ति निर्धारित स्थान और तिथि पर हाजिर हो जाता है तो आगे की कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है। यदि वह नहीं होता तो जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे दूसरे देश वगैरह में अगर भाग जाए तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया व्यक्ति जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के अनुसार इस प्रकार की घोषणा के 30 दिन के भीतर जो हाई कोर्ट है उसमें इसे चुनौती दे सकता है। ठीक है, उसके अलावा प्रीलिम्स फैक्ट है अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल। तो भारतीय सेना जो रूस में होने वाले जो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 है उसमें भाग ले रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय सेना जो खेल है वो रूस के जो रक्षा मंत्रालय उसके द्वारा वार्षिक रूप से मतलब 1 साल में एक बार किए जाने वाला एक रूसी सैन्य खेल आयोजन है। यह खेल पहली बार अगस्त 2015 में आयोजित किया गया था और इसके अलावा 2 सप्ताह तक चले इस सैन्य खेल आयोजन की दर्जनों प्रतियोगिता करीब 30 देशों ने इसमें भाग लिया था। इस खेल को जो है वॉर ओलंपियाड भी कहा जाता है, युद्ध ओलंपिक भी कहा जाता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तो जो एनएसडी है उसकी स्थापना संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 1959 इसमें एक इकाई के रूप में की गई थी। ठीक है, उसके अलावा 1975 में यह एक स्वतंत्र संस्था बनी। वह इसका जो पंजीकरण वर्ष है वो 1860 के जो सोसाइटी पंजीकरण धारा 21 है जो है उसके अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में किया गया। यह संस्था जो है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित है। ठीक है, उसके अलावा जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा 1999 में जो भारत रंग महोत्सव या फिर राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव इसकी शुरुआत की गई थी और जो एनएसडी उसके द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया जाने वाला वार्षिक थिएटर उत्सव है। वर्तमान में अगर राष्ट्रीय रंगमंच महोत्सव है उसको थिएटर के लिए पूरी तरह से समर्पित एशिया के सबसे बड़े थिएटर के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय
तो बस आज का यहीं तक का है। तो उसके अलावा देखते हैं अपडेटेड मटेरियल भी आज मैं सोच रहा था अपलोड करने का, पर टाइम मिला नहीं, तो कल देखता हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो कल अपलोड करूँगा मैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर पसंद आता तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। एंड हैव अ गुड डे।